नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 4 अगस्त और 18 अगस्त को होने वाले मुख्य आरएससीटी एग्जाम के लिए आज मैं आपके समक्ष एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, कल से हम आपके समक्ष 8 बजे से अपनी लाइव क्लास सेशन को भी रखेंगे, जिसमें आपसे जो 4 दिन के अंदर महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की और बिना टाइम वेस्ट किए आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की जो साइज होती है और वो अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है। भाई एमएस वर्ड की बात पूछी जा रही है। एमएस वर्ड के अंदर जो साइज होती है ना, इस साइज को आप अधिकतम पूछा गया, मैक्सिमम जूमिंग साइज पूछी गई है। भाई किसकी पूछे गए हैं? मैक्सिमम जूमिंग साइज पूछी गई है। तो आपको याद रखना, मैक्सिमम जो जूमिंग साइज अगर आपको एमएस वर्ड की पूछी जा रही है, भाई किसकी पूछी जा रही है? एमएस वर्ड की जो मैक्सिमम जूमिंग साइज पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है आप सभी को याद रखना है। उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 500%, यानी 500% आप एमएस वर्ड की जो पेज की साइज है ना उसको जूम कर सकते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट पूछे ना भाई एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट पेपर साइज, यानी आपको याद रखना डिफॉल्ट जो जूम साइज पूछे ना, तो डिफॉल्ट उसकी जो जूमिंग साइज होती है, डिफॉल्ट जूम साइज कितनी होती है भाई आपको याद रखना है, यहाँ पे 100% होती हैं। और मिनिमम का पूछे तो आपको याद रखना मिनिमम कितनी होती है भाई 10% होती है। कौन सी अगर पूछे तो मिनिमम पूछा जाए आपके एग्जाम के अंदर, तो मिनिमम जूमिंग साइज कितनी होती है? 10% होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप इस एक क्वेश्चंस के माध्यम से इससे बनने वाले और भी मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इसके द्वारा समझा दिया है। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है इस सेशन का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज इस सेशन के माध्यम से जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, आप निश्चित ही यहाँ पे मान के चलिए कि आपके एग्जाम जैसे होगा ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए, भाई चयनित आइटम को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की क्या होती है? भाई शॉर्टकट की पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? पेस्ट की, है ना। पेस्ट की क्या पूछी गई है भाई? शॉर्टकट की पूछी गई है। तो पेस्ट की आपको याद रखना, पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है ना वो क्या होती है? इजी सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में वी होती है। क्या होती है भाई? कंट्रोल के साथ में वी इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। इसके अलावा ये कंट्रोल सी लिखा हुआ है ना, ये तो भाई किसकी कॉपी, ये तो हो जाएगी आपकी कॉपी की शॉर्टकट की हो जाएगी, कंट्रोल क्यों नहीं होगी। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट स्पेशल के रूप में यूज किए जाते हैं अल्ट वी के साथ में, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। और आप सभी से मैं यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी आपको इस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच रिश्ते को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? भाई अच्छा क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर रिलेशन दिखाने की बात होती है तो रिलेशन दिखाने वाला जो चार्ट का प्रकार होता है ना वो कौन सा होता है भाई? राडार चार्ट। यहां से ये क्वेश्चंस काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। जो राडार चार्ट लिखा हुआ है ना ये काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच अगर रिलेशन दिखाने की बात हो जाती है तो वहां पे आप राडार चार्ट को करेक्ट करके आएंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो दो बदलते वेरिएबल, मैंने आपको आज बोला है कि जानबूझ के मैंने एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर शामिल किया है। तो आप सभी को याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ही दमदार होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार है जो दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्च और निम्न बिंदुओं को इंगित करता है? जो दो बदलते हुए वेरिएबल जो उच्च होते हैं ना, उच्च को और निम्न बिंदु को मतलब इंगित करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो भाई बात हो रही है सरफेस चार्ट के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? सरफेस चार्ट के बारे में क्वेश्चंस इस टाइप का
आपके एग्जाम में बन सकता है। यानी क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस चार्ट हो जाएगा। मैंने आज जानबूझ के इस एक्सेल से जो बनने वाली चार्ट है ना, उस चार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं। तो आप सभी को याद रखना है क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आपको एक मजबूती प्रदान करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आने पे भी आपका वहाँ पे अच्छा आंकड़ा रहेगा क्वेश्चंस राइट करने का। ये चार्ट वैज्ञानिक डेटा जैसे तापमान में परिवर्तन को दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भाई आपको याद रखना है जब तापमान के अंदर परिवर्तन की बात हो जाती है, आपको याद रखना है तापमान होता है, उस तापमान के अंदर अगर परिवर्तन की बात हो जाती है, परिवर्तन की बात हो जाती है, तो तापमान में परिवर्तन होता है ना, ये जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन को दिखाने के लिए आप यहाँ पे जो चार्ट का उपयोग करेंगे वो हो जाएगा आपका स्टॉक चार्ट। क्या हो जाएगा भाई? स्टॉक चार्ट। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताने का कार्य करता है। भाई ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के साथ परिवर्तन को भी दिखाएगा और परिवर्तनों के योग दोनों को एक साथ बताने का कार्य करता है? इसका मतलब परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाती है ना, ये बात एरिया चार्ट के बारे में हो रही है। किसके बारे में भाई हो रही है? एरिया चार्ट। इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो के अंत में अवश्य कमेंट करके बताना कि अगर इस तरह के टॉप लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं तो भी आपका क्या स्कोर रहा है। यानी आप इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस है उनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना स्कोर बताना। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने का कार्य करता है? भाई समय के बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने का कार्य करता है, समय के बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब आपको याद रखना है वो बात किसके बारे में कर रहा है? लाइन चार्ट के बारे में। भाई लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे अलग अलग जो बिंदु होते हैं उस बिंदु को कनेक्ट करके अलग अलग रुझानों को दिखाने का कार्य किया जाता है। अगर इस तरह के चार्ट के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो आप लाइन चार्ट यहाँ पे करेक्ट करके आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती हैं? जो आपका जो चार्ट का जो एलिमेंट होता है ना, उस एलिमेंट के अंदर जो यहाँ पे लाइनें होती है ना, जैसे ये 10 नंबर की लाइन है, यहाँ पे ये जैसे कि मान के चलो 20 नंबर की लाइन है, ये जैसे कि मान के चलो 40 नंबर की लाइन है। तो इस तरह से जो लाइनें होती हैं जो बैकग्राउंड के रूप में कार्य करती है, जैसे चार्ट बनता है ना उस चार्ट के पीछे की ओर ये लाइनें काम करती है। इन लाइनों को ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। चार्ट एलिमेंट में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रिड लाइन कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आप अवश्य याद रखना। भाई इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रिड लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? इजी क्वेश्चन है। एक्सेल में मैं जब भी टॉपिक आता है तो ये क्वेश्चंस मैं आपको श्योर डालता हूं। तो आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चंस एग्जाम में बनने लायक हैं। डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है ना, प्रॉपर वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा लेबल्स कहलाती हैं। भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा लेबल। क्या हो जाएगा? डेटा लेबल। यहाँ से ऑप्शंस, यहाँ से जो ए पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज या प्रत्येक सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन तय करता है? भाई जो चार्ट का जो एलिमेंट होता है, चार्ट का जो एरिया होता है, उसके अंदर कोई भी जो आंकड़ा होता है, कोई सीरीज होती है, वो कौन से कलर में दिखानी है, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? तो भाई ये कार्य लीजेंड का होता है। किसका हो जाएगा? लीजेंड जो लिखा हुआ है ना, ऑप्शंस नंबर कहाँ पे लीजेंड लिखा हुआ? सी ऑप्शंस के ऊपर। ये इस क्वेश्चंस का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, संध्या कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से आने वाली लाइव क्लासेज और ऑफलाइन जो भी वीडियोज डाले जा रहे हैं उन वीडियोज को आप एग्जाम से पहले एक बार अवश्य देखना। बाद में आपको ऐसा नहीं हो कि भी आपको पछताना की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो सारे क्वेश्चंस हम बना रहे हैं जो आने लायक है और क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस चैनल के साथ में एंड टाइम तक जुड़े रहते हैं तो मैं दावा करता हूँ आपके एग्जाम का स्कोर काफ़ी ही बेहतरीन रहने वाला है।
देखिए तालिका के पहले कॉलम के अंदर तो मूल्य दिखाता है और दूसरे कॉलम के अंदर उसके मान को दिखाता है। यानी फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम के अंदर तो किसको दिखाएगा भाई, मूल्य को दिखाता है। और तालिका का जो मतलब अंतिम कॉलम है या उससे दूसरे कॉलम के अंदर वो क्या दिखाएगा भाई, उसके मान को दिखाता है। अगर ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर आप क्या देंगे, वी लुकअप ऑप्शंस दे देंगे। क्या दे देंगे भाई, वी लुकअप जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन सी के ऊपर, ये इस क्वेश्चंस का यहां से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। भाई एक्सेल के अंदर कोई संख्या दी है, उस संख्या के अंदर जो पूर्णांक बनाने का काम हो रहेगा। भाई एक बनाने का काम किसका होता है, राउंड का होता है। ये जो क्वेश्चंस जो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ राउंड, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। भाई काफी सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा ये क्वेश्चंस काफी लेवल के हैं, लेकिन मैं आपको देता हूं कि एक्सेल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। यानी जब भी एक्सेल की बात होती है, और एक्सेल तो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका मतलब ऐसे प्रश्न आने के चांस रहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए 13वां क्वेश्चन है, वह कौन सा फंक्शन है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। भाई इनमें से वह कौन सा फंक्शंस है, यानी फंक्शंस किसको कहा जाता है, फॉर्मूला का जो सेट होता है ना वो फंक्शन कहलाता है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन होता है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो भाई टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने की बात अगर एग्जाम में हो जाती है ना, तो आप कॉन्सोटेनेट कर लेना। भाई कॉन्सोटेनेट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो यहाँ से राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, यूजर किस प्रकार की डेटा प्रविष्टि या परिवर्तन नहीं कर सकता है। भाई एमएस डॉस डेटाबेस प्रोग्राम का ये क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है यहाँ पे, ये डेटाबेस प्रोग्राम या डेटाबेस सॉफ्टवेयर का ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी आने वाले एग्जाम में पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसा इनमें से कौन सा डेटा का प्रकार है जो डेटा प्रविष्ट या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो नंबर, क्योंकि बाकी सब बदला जा सकता है। उसके जो आईडीज होते हैं ऑटो नंबर के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वो अपने हिसाब से तय होती है, उसको बदला नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 डिफॉल्ट फाइल का फॉर्मेट डेटाबेस में बनाता है। भाई जो आपको याद रखना है, एमएस एक्सेस की बात कर रहा है। एमएस एक्सेस यानी आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, किसकी बात हो रही है भाई पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात हो रही है। तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो उसका डिफॉल्ट जो फाइल का फॉर्मेट होगा ना, वो किस नाम से जानेंगे उसको, ACCDB। यानी एक्सेस तो ACC का एक्सेस पूरा नाम है, DB का पूरा नाम होता है डेटाबेस। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने, यूजर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर नई टेबल बना सकता है। भाई आपको याद रखना है यूजर इनमें से किसका उपयोग करके नई टेबल का निर्माण कर सकता है। तो आपको याद रखना है डिजाइन व्यू के अंदर भी ये काम किया जा सकता है, और डेटा शीट व्यू है ना, यहां से भी ये कार्य किया जा सकता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों यहां से इसके करेक्ट आंसर माने जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। भाई इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक वर्गीकरण नहीं होता है। तो आपको याद रखना मेन फ्रेम तो होता है, मिनी भी होता है, और नोटबुक, यानी ये नोटबुक है ना, ये किसका उदाहरण है भाई, माइक्रो का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, इसका मतलब तो इसका राइट आंसर क्या हुआ भाई, इसका राइट आंसर होगा मैक्स फ्रेम। क्या, मैक्स फ्रेम कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है, मेन फ्रेम जरूर होता है, लेकिन मैक्स फ्रेम इस वर्गीकरण के अंदर कोई नाम ऐसा नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। भाई आउट इजी प्रश्न है, ये सभी को आना चाहिए। आउटपुट यानी कंप्यूटर की वे डिवाइस जिसमें यूजर के द्वारा दिया गया डेटा या यूजर के द्वारा दिया गया निर्देश बाहर निकलता है या बाहर दिखता है। तो इनमें से आपको याद रखना है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो आपको याद रखना इसके अंदर तो नहीं हो सकता, ये तो इनपुट है, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, टैप इनपुट है। लेकिन आपको याद रखना प्लॉटर है ना, ये प्लॉटर एक ऐसा मशीन होता है जो आपको याद रखना है एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रोग्राम है। भाई डेटाबेस प्रोग्राम का मतलब है उसमें डेटा की एंट्री ही की जा सकती है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेस। एमएस
एक्सेस ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक डेटाबेस प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, डेटाबेस प्रोग्राम कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजी को किस की के नाम से जाना जाता है? भाई आपको याद रखना ये तीनों की है ना ऐसी की होती है जो अलग ही रोल निभाती है, यानी अपने हिसाब से आप कह सकते हैं अपने आप में कार्य नहीं करते लेकिन दूसरे की के साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन कार्य कर लेते हैं। दूसरे की के साथ में मिलने की वजह से, दूसरी की के साथ मिलकर कार्य करने की वजह से इसको कॉम्बिनेशन की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है? कॉम्बिनेशन श्रेणी में रखा गया है। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर की पहली जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट क्या था? भाई अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन पूछी गई है, पहली पीढ़ी का जो मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, MICR का पूरा नाम बताइए। तो ये तो मैंने पहले भी क्वेश्चंस डाला हुआ है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस MICR का पूरा नाम होता है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रस्तुति के अंदर सभी स्लाइड का आप एक जैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये डिजाइन टेम्पलेट के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, जैसे आप किसी एक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे टेम्पलेट इस तरह से आपको दिखाई देंगे एक सेम बैकग्राउंड के रूप में। आगे वाला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो स्लाइड शो जैसे चेंज हो जाती है तो जैसे दूसरी स्लाइड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी प्रदान करता है? भाई सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर के अंदर है, उसे हार्ड कॉपी में बदलना है तो इसका मतलब तो इजी सी यहाँ पे बात हो रही है, प्रिंटर का यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंटर, क्योंकि सॉफ्ट से हार्ड पूछा, हार्ड से सॉफ्ट पूछा होता ना तो स्कैनर हो जाता। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू तथा रैम की गति बढ़ाने का कार्य करता है। ये कई बार मैंने पूछा कि सीपीयू और रैम की गति बढ़ाने का कार्य जो होता है ना वो कैश मेमोरी का होता है। किस मेमोरी का होता है? कैश मेमोरी का होता है। ये यहां से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों की छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है? यानी जो उसमें हेड होता है, एक तो बात हो जाए किसके बारे में? हेड के रूप में। हेड के साथ साथ में इसमें क्या होती है? इंक होती है। क्या होती है भाई? इंक होती है। तो हेड और इंक का इस्तेमाल करने वाला जो प्रिंटर होता है ना उसको हम इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसको हम इंक जेट प्रिंटर बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, WORM का पूरा नाम बताइए। WORM का पूरा नाम क्या होता है? ऐसी CD DVD जिसमें एक ही बार डेटा को लिखा गया, यानी राइट वंस, और उसमें कई बार डेटा पढ़ा जा सकता, बदला जा सकता। रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, इस जो WORM का क्या होता है भाई? पूरा नाम हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? भाई MS पावर पॉइंट होता है, उसमें अगर आप डुप्लीकेट जो स्लाइड है ना, यानी डुप्लीकेट का मतलब आप कह सकते हैं उसके जैसे कि जैसे एक और स्लाइड लाने के लिए आप कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे? तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में D। कंट्रोल D किसकी होती है भाई? ये होती है डुप्लीकेट स्लाइड की। किसकी होती है? ये होती है भाई डुप्लीकेट स्लाइड की होती है। ठीक है, ये किसकी होती है? डुप्लीकेट स्लाइड की। कौन सी? कंट्रोल के साथ में D होती है। कंट्रोल M होती है ना, ये न्यू स्लाइड की होती है। किसकी होती है भाई? ये न्यू स्लाइड के अंदर काम में आती हैं। न्यू स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल M दबाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, GUI का पूरा नाम बताइए। भाई GUI का पूरा नाम सभी को पता होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन यहाँ से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में दिखाई देने वाला एरिया है ना, इसको हम डेस्कटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डेस्कटॉप बोलेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई आपको याद रखना, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे भाई, देखो बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं उसको होल्ड कहाँ पे किया जाएगा? सिस्टम ट्रे के ऊपर। कहाँ पे? सिस्टम ट्रे। ये टास्क बार होती है ना, उस टास्क बार के अंदर जो नीचे की ओर दिखाई देता है, टास्क बार के कहाँ पे होती है भाई? बॉटम साइड में, है ना। टास्क बार के बॉटम साइड के अंदर ये उपस्थित होती हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर बनाया गया? तो विंडोज 10 होता है, उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट आप कह सकते हैं विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, इसका पुराना नाम आप क्या बोलेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना उसका नाम तो क्या है? आइकन है। ये तो आपने 3-4 बार आगे से आगे बोल दिया, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योर बन सकता है। इसका राइट आंसर आइकन हो जाएगा। आगे वाला और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं? तो वीडियो गेम्स और ऐप्स को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई? आपको याद रखना ये काम विंडो स्टोर के द्वारा ही किया जाएगा। कहाँ से? विंडो स्टोर। ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद हम और भी नेक्स्ट सेशन के साथ में पढ़ेंगे। आपका अगला वाला टॉपिक जो भी होगा उसमें से जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम लेंगे, और आपको जो भी मतलब और भी कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।